हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सबको प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। भाई साहब, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको और हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। यदि बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो वो कोर्सेज हम क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं, तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कराते हैं, राइट। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भाई ई बुक्स और ई नोट्स भी हम आपको अवेल कराते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बस आपको जाकर के चेक करना है और उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप आराम से जाके ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो। और यदि भाई साहब चैनल की बात करी जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 101% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल। तो बस आपको क्या करना है, यदि डेली बेसिस पे कोर्सेज आपको यहाँ से एक्सप्लोर करना है, वो भी मस्त घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में फ्री ऑफ कॉस्ट पे, तो आप बस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल से जुड़ जाइए। फिर आप चैनल से जितने चाहे उतने कोर्सेज आराम से, जितने सब्जेक्ट्स में चाहे उतने सब्जेक्ट्स में एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। कोई फीस नहीं, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको चैनल से कनेक्टेड रहना है, जिसके लिए बस और सिर्फ क्या करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। तो वैसे तो सभी स्टूडेंट्स ने कर ही लिया है, पर जिन्होंने नहीं किया भाई, उनका अभी भी टाइम है, जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को, एक लास्ट जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेशन है, उसको जल्दी से पहले तो लाइक शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ 2-4 आज टर्म्स बताने वाली हूँ, जो आपके ये शेयर चैप्टर में आपने सुना भी होगा, 2-3 जगह कहीं आया भी है, और नहीं भी आया तो जो नहीं भी पढ़ा वो अब हम ये टर्म्स में आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। अब क्यों बता रही हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये शेयर का चैप्टर है, यहाँ से सवाल प्रैक्टिकल तो आते ही हैं, वो तो बिल्कुल 101% आना ही है, लेकिन इसके अलावा कई बार एमसीक्यू में कुछ थ्योरेटिकली भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो उनके लिए आपको ये जो शेयर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, कुछ 2-4 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी नहीं भैया, आगे भी बहुत काम आएंगे। आगे भी जब आप पढ़ोगे अपना ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, या उससे आगे भी कोई प्रोफेशनल कोर्स भी यदि आप करोगे, कोई भी डिग्री आप लोगे, तो भैया वहां ये टर्म्स आपको बहुत काम आएंगे बार बार, फिर वहां कोई नहीं बताएगा। इसलिए आज मौका है, आज मैं आपको बता दे रही हूँ, सारे टर्म्स समझा दे रही हूँ, राइट। तो एग्जाम में भी अगर एमसीक्यू में ये टर्म आ जाए या असर्शन रीजन में आ जाए, तो आप आराम से आंसर कर लो। कब कर पाओगे, जब आपको उसका मीनिंग पता होगा। तो आज वही लेकर आई हूँ, और चैप्टर के सारे टॉपिक हो चुके हैं। मैंने आपको जस्ट जो पिछली क्लास थी, वहां पर आपको आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, राइट। तो देखा जाए तो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है फाइनली। एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री है कि हमने शेयर कैपिटल के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बस अब ये आज एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, जहां पे हम कुछ 2-3 टर्म्स देखने वाले हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू वगैरह, है ना, कुछ क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को फिर फाइनली खत्म करके अपन 9th चैप्टर दैट इज डिबेंचर्स स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फिर आइए जल्दी से आज के सेशन को शुरू करेंगे। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो एज यू कैन सी, हम लोग चैप्टर नंबर 8 कंपनीज अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के लास्ट पड़ाव, एकदम आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं, जिसका नाम है टर्म्स एसोसिएटेड विद शेयर्स। ऐसा वैसे कोई आपका एनसीईआरटी में कोई ऐसा टॉपिक है नहीं, पर कुछ टर्म्स हैं जो आपके इस चैप्टर में आई है, और उनका मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अभी नहीं, या आगे भी बहुत काम आएंगी, राइट। तो फिर लगाएं, एक एक करके वो टर्म्स देख लें, कौन कौन सी वो कीवर्ड्स हैं या वो टर्म्स हैं जो आपके इस शेयर कैपिटल के चैप्टर में आए थे। ठीक है, चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्लास। आई होप आप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो सबसे पहला टर्म जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या लिखा है भैया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, आपने भी या तो कहीं चैप्टर में इनको देखा होगा, और नहीं भी देखा तो देख लो, क्योंकि आ गया एग्जाम में। तो ठीक है, चलिए तो देखो भाई साहब, क्या लिखा है ये, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो प्रेफरेंशियल वर्ड का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, किसी को प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंशियल मतलब किसी को प्रेफरेंस देना, किसी को आगे बढ़ा करके उसको पहले कोई चीज देना,
इसको ही बोलते हैं प्रेफरेंस देना। आप भी अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते हो, फैमिली मेंबर को प्रेफरेंस देते हो, अपने फ्रेंड्स लोगों को आप प्रेफरेंस देते हो। तो प्रेफरेंस मतलब कि किसी को आगे रखकर उसके लिए पहले कुछ करना, है ना, बाद में फिर दूसरों के लिए या बाहर वालों के लिए करना, लेकिन पहले अपने वालों के लिए करना, राइट, उसी को बोलते हैं हम प्रेफरेंस देना या प्रेफरेंशियल। और अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे अपन शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, जनरल अपनी लाइफ से रिलेटेड नहीं, अपन शेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या है, मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस टू द आइडेंटिफाइड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग शेयर्स इन द कंपनी सच एज प्रमोटर, वेंचर कैपिटलिस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर इंस्टीट्यूशंस, बायर्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट और इट्स सप्लायर्स। अब भैया यहाँ पे आपको बहुत प्यारा सा इसका मीनिंग दिया हुआ है। देखो, किसी को प्रेफरेंस देके कोई चीज देना, और यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा है, तो क्या अलॉट करना है, हम क्या अलॉट कर रहे हैं, इतना पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और हमको पता है हम क्या अलॉट करते हैं भैया, बेसिकली शेयर्स अलॉट करते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी के हम शेयर्स को किसी को देते हैं, अलॉट करते हैं, और वो भी किसी को प्रेफरेंस देके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक चॉकलेट है ना, आपके पास बहुत बड़ी चॉकलेट है भैया, आप खुद तो इतना पूरा चॉकलेट खाओगे नहीं, तो आप पहले किसको दोगे भाई, अपने भाई बहनों को दोगे, अपने फ्रेंड्स को दोगे, अपने मम्मी पापा को दोगे, ठीक है, कि डायरेक्टली जाके पहले पड़ोसी को दे आओगे या किसी बाहर वाले को दे आओगे, नहीं ना, हम पहले अपने वाले लोगों को देते हैं कि भैया जो हमारे अपने हैं उनको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद फिर बाहर वालों को सोचते हैं, उनके बारे में बाद में सोचते हैं, और नहीं भी सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दुनिया वालों के बारे में नहीं, हम अपने वाले लोगों के बारे में पहले सोचते हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो सेम कंपनी भी करती है, सेम कंपनी भी अपने शेयर को अलॉट करती है कुछ सेलेक्टेड लोगों को जिनको वो बहुत अच्छे से जानती है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को, भाई बहनों को, मम्मी पापा को, फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छे से जानते हो, तो वैसे ही कंपनी जिनको बहुत अच्छे से जानती है उनको सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो सेलेक्टेड पीपल्स हैं, उनको कंपनी पहले शेयर अलॉट कर रही है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, शेयर को अलॉट करना एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस, जैसे मैंने बोला 10 रुपए का एक शेयर, 20 का, या वट एवर इज द प्राइस, ठीक है, उसे एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जो मैंने पहले से सोच के रखा है कि यदि मैं शेयर अपने वाले लोगों में यदि इशू कर रही हूं तो इतने प्राइस में करूंगी, हो सकता है मैं उनको डिस्काउंट में भी कर दूं, मतलब थोड़ा कम प्राइस पे, वैसे तो डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, बट हम चाहें तो प्रीमियम पे ना करके एटलीस्ट हम पार पे उनको दे सकते हैं कि ज्यादा प्राइस पे ना दें, ठीक है। टू आइडेंटिफाइड पीपल, और किनको, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाइड पीपल क्या मतलब क्या होता है, जिनको हम जानते हैं, अनजान पीपल्स को नहीं, है ना, अनजान लोगों को नहीं, दूसरों को, बाहर वालों को नहीं, आइडेंटिफाइड पीपल जिनको मैं जानती हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरी फैमिली मेंबर्स हो गए, ठीक है, मेरे भाई बहन हो गए, तो जिनको मैं जानती हूँ, आइडेंटिफाइड पीपल, उनको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर का अलॉट करना, और वो भी कौन, जो इंटरेस्टेड है, हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग शेयर्स, तो भैया उन्हीं को देंगे जो मेरी कंपनी के शेयर्स को लेने में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे कि जैसे मैं कंपनी है, हमारी अपनी एक कंपनी है, अपन उसके मालिक है भैया, है ना, तो जो अपनी कंपनी के इंटरेस्टेड लोग हैं, जो जिनको मैं जानती हूं, उनको मैं अपने शेयर पहले जाकर के अलॉट करूंगी। जैसे कि वो कौन हो गए, प्रमोटर। प्रमोटर मतलब याद करो, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था प्रमोटर का मतलब, प्रमोटर वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कंपनी को बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब बिल्कुल शुरू से कंपनी को क्या करते हैं, एक तरीके से अपन देखें तो खड़ी करते हैं। कंपनी को खड़ी करना मतलब इन द सेंस कि उनके दिमाग में आया, प्रमोटर मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके दिमाग में आया कि एक कंपनी ओपन करी जाए, एक बिजनेस किया जाए, और फिर उन्होंने उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा, उसका रजिस्ट्रेशन कराया और तमाम तरीके की चीजें करके उन्होंने एक कंपनी को बनाया, है ना। तो वो पर्सन कौन को कहलाते हैं, प्रमोटर, जिन्होंने कंपनी को एक तरीके से जन्म दिया, है ना, जिन्होंने कंपनी को लेकर आए, कंपनी का एक एग्जिस्टेंस में उन्होंने उसको बनाया कि भैया एक कंपनी को हम कैसे एग्जिस्ट करके ले, मतलब कैसे उसका एग्जिस्टेंस करें, कैसे उसको लेकर आए, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें, तो वो है आपके प्रमोटर्स, ठीक है। तो उनको, अब भैया उनको कंपनी में बिल्कुल इंटरेस्ट होगा, उनने तो कंपनी लॉन्च करी एक तरीके से, उनको इंटरेस्ट है, वो आइडेंटिफाइड पीपल है, आपके अपने वाले लोग हैं, उनको आप दे सकते हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हो, उनको आप दे सकते हो। देन वेंचर कैपिटलिस्ट, अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, आजकल ये टर्म ना बहुत आपको मिलता है, वेंचर कैपिटल और वेंचर कैपिटलिस्ट, क्या होता है इसका मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आगे भी बहुत आपको सुनने में आएगा, काम भी आएगा। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो किसी नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। आजकल आपने एक बहुत
वर्ड सुना होगा जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, एक तरीके से ये ट्रेंड में चल रहा है, स्टार्टअप करना। सबने सुना है स्टार्टअप। बहुत से स्टूडेंट्स का भी वो भी होगा, मतलब एम भी होगा कि यार मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ नया। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? कुछ नया जो अभी तक है ही नहीं इस दुनिया में, जो अभी तक कहीं नहीं हुआ इस दुनिया में नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम यदि अपने कंट्री सॉरी अपनी कंट्री की बात करें तो अपने देश में वो ना हो सकता है विदेश में चल रहा हो, अपने देश में ना आया हो, तो आप उसको अपने देश में पहली बार कुछ लेकर आओ, दैट इज स्टार्टअप। कुछ नया शुरू करना जो अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो जो लोग उस आप देखो कुछ नया आ रहा है, कुछ नया शुरू करते हो तो वो बहुत रिस्की होता है। हमेशा जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हो, whenever you used to do any kind of startup, ठीक है, आपने सुना होगा आजकल बहुत चल रहा है ये वर्ड, कुछ स्टार्टअप बिजनेस करना, ठीक है। तो जब भी आप स्टार्टअप करते हो कोई एक नया बिजनेस जो कि अभी तक किसी को नहीं पता उसके बारे में, आप कुछ नया, एक नई सोच आप लेकर आ रहे हो, एक नई सोच के साथ एक नया आप कुछ लेकर आ रहे हो, कोई एक नया बिजनेस, बिल्कुल स्टार्टअप मतलब कुछ एकदम नया शुरू करना, है ना। तो भैया वो एकदम होता है रिस्की, बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। एकदम नया कुछ लाना बहुत रिस्की होता है। हो सकता है उससे आप बहुत आगे चले जाओ, बहुत प्रॉफिट कमा लो, और हो सकता है बिल्कुल नीचे गिर जाओ, बहुत लॉस हो जाए। तो इसमें रिस्की होता है। और जो इस स्टार्टअप या फिर आपने सुना होगा आजकल एंटरप्रेन्योर, कुछ नया जो करते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? कुछ नया खोज के कुछ नया शुरू करते हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर हो गए या कोई स्टार्टअप हो गया, तो इन ये क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत रिस्की इन नेचर होते हैं, तो इनमें क्या लगाना है भैया? पैसा लगाना है। इनमें भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। इन बिजनेस को चलाने के लिए भी कैपिटल इन्वेस्ट करी जाती है ना। अब जो व्यक्ति इस स्टार्टअप को कर रहा है उसके पास शायद इतना पैसा ना हो, तो वो भी लोगों से पैसा लेता है कि यार कोई मेरे बिजनेस में पैसा लगाए। अब यहाँ कोई बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं होता। आप लगाओगे कि एकदम नया कोई बिजनेस खोल जाए और आप उसे पैसा लगा दोगे? नहीं, कोई नहीं लगाता। लेकिन कुछ फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, जिनको रिस्क बहुत पसंद होती है, जो सोचते हैं कि यार रिस्क यदि ज्यादा है, अगर मैं कह रही हूँ रिस्क ज्यादा है, दैट मीन्स भैया प्रॉफिट भी तो ज्यादा है, ये भी तो सोचो। तो यदि रिस्क ज्यादा है दैट मीन्स वहां प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो लोग पैसा लगा देते हैं। होते हैं कुछ चुनिंदा लोग, सभी नहीं होते, सब तो रिस्क से बहुत डरते हैं, पैसा नहीं लगाते, पर कुछ आपके सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा देते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं? जो ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में जो व्यक्ति पैसा लगाएगा, जो आपका इन्वेस्टर है, बेसिकली कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जो इसमें पैसा लगाएगा वो है आपका क्या? वेंचर कैपिटलिस्ट। और जो पैसा वो लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, आपको आगे कहीं ना कहीं ये जरूर सुनने को मिलेगा, इसलिए आज इसका मीनिंग मैंने बता दिया। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक एग्जाम्पल में दिया था, तो मैंने कहा जब मीनिंग पता होगा तब तो वो एग्जाम्पल समझ आएगा, है कि नहीं। तो बस यही बात है, जब भी कोई स्टार्टअप कर रहा है, रिस्की बिजनेस है, यदि रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, तो इस लालच में आके कि यार रिस्क ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यदि सक्सेसफुल हो गया बिजनेस तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो कुछ लोग ऐसे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट जो करते हैं, रिस्की बिजनेस, जो स्टार्टअप है, बिल्कुल नया है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ नया करके लेकर आया है, ये है भैया, ये है वो पर्सन। तो इसके लिए जो पैसा लगा रहा है वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, और जो पैसा लग रहा है वो वेंचर कैपिटल कहलाती है। क्लियर, राइट। तो अब क्योंकि ऐसे लोग जो पैसे लगा रहे हैं उनको भी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो उनको आप प्रेफरेंशियल शेयर्स दे सकते हो, उनको पहले आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिनसे आपने पैसा लिया, बैंक होगी या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, अदर देन बैंक भी है, तो उनको भी आप अपने शेयर्स जो है वो प्रेफर करके पहले अलॉट कर सकते हो। या फिर आपके जो कस्टमर हैं, कंपनी के जो कस्टमर होते हैं ना, कंपनी के कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और या फिर आपके सप्लायर, तो बेसिकली आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट को जो लोग खरीद रहे हैं, जो आपके कस्टमर है, उनको आप शेयर दे सकते हो, और या फिर जो आपके सप्लायर है उनको भी आप शेयर दे सकते हो। ये सब आपके ही लोग हैं, ये अपने ही वाले लोग हैं, ये कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर प्रमोटर हो गए, सब आपके अपने लोग हैं, कंपनी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, कंपनी के क्लोज हैं ये लोग। तो इनको आप यदि
प्रेफरेंस दे रहे हो शेयर अलॉट करने में, सो दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्लियर हो गया। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर बिफोर प्रोसीडिंग विद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जब भी कंपनी इस टाइप का कुछ अलॉटमेंट करने का सोच रही है तो वो ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करेगी। जितने उसके शेयर होल्डर हैं पहले उन सबसे पूछेगी, सबकी मीटिंग होगी, सबसे पूछा जाएगा, देखा जाएगा कि ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का क्या इसमें एग्रीमेंट है। जो मैक्सिमम लोग कहेंगे वो माना जाएगा। तो वो मैक्सिमम पता है, अगर क्योंकि ये लिखा है, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि मीटिंग के दौरान, शेयर होल्डर की मीटिंग के दौरान जो डिसीजन लिया जाता है उसके लिए दो चीजें होती है। एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जब भी शेयर होल्डर की मीटिंग बैठी है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत स्टार्टिंग में कि जब भी आपके शेयर होल्डर की, यदि इस तरीके से बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो यदि वो डिसीजन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होना है तो जो इनमें से 51% लोग कह देंगे वही होगा। जो 51% लोग कह देंगे वही होगा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और यदि कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें हमको चाहिए कि यार कम से कम मैक्सिमम 75% तक लोग जो बोलेंगे वही डिसीजन लिया जाएगा, सो दिस इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये सब आप आगे पढ़ोगे, ये सब आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत काम आएगा। फिलहाल समझ लो कि यदि शेयर होल्डर की मीटिंग में कोई डिसीजन लेना है तो जो 51% लोग बोलेंगे उसको यदि कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहलाता है। और यदि उस मीटिंग में 75% तक जो लोग कहेंगे वो यदि डिसीजन हो रहा है, देन इट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जब भी आपको डिसीजन यदि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से लेना है तो 51% तक की आपको मेजोरिटी चाहिए, और यदि आपको वो डिसीजन स्पेशल रेजोल्यूशन से लेना है तो कम से कम 75% तक की आपको मेजोरिटी चाहिए, तभी वो डिसीजन पास किया जाएगा। क्लियर, राइट। चलिए, तो यदि आप लोगों को भी कंपनी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यदि प्रोसीड करना है, इशू करना है, तो उससे पहले शेयर होल्डर की मीटिंग होगी जिसमें उनको भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब आपसी में कम से कम 75% तक की सहमति सबकी होनी चाहिए। मतलब जो होते हैं ना कि यार आपने भी क्लास में कभी वो कराई होगी वोटिंग कि यार मॉनिटर कौन बनेगा, पहले होता था, अब तो खैर आप बड़े हो गए हो, 12th में आ गए हो, अब तो आप सभी मॉनिटर हो गए क्लास के, है ना। लेकिन जब अपन छोटे रहते, बच्चे रहते 4th 5th क्लास में, तो उस टाइम पे क्लास में मॉनिटर बनने के लिए वोटिंग होती है, तो जब मैक्सिमम वोट आते हैं उसको ही मॉनिटर बनाया जाता है। तो सेम वही चीज यहाँ है, मैक्सिमम जितना वोट होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत यदि देखें तो 75% तक सहमति जिस चीज में रहेगी वही डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर, ये होता है आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आंसर कर देना, मैंने आपको मीनिंग विद एग्जांपल सारी चीज क्लियर करा दी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक टर्म था, उसके बाद आपका दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब ये भी एक टर्म आता है आपका शेयर के चैप्टर में, इसको भी समझो क्या कहता है ये, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब हो रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट, अब वर्ड जो है ये प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट मतलब कुछ लोगों का, सबका नहीं है। एक होता है पब्लिक में सब आ जाता है, ये सब लोग आ जाते हैं, और दूसरा इसका अपोजिट होता है पब्लिक मतलब कुछ लोग सिर्फ, है ना, कुछ सेलेक्टेड लोग, ना कि सब लोग। पब्लिक मतलब सारी पूरी की पूरी जनता आ गई आपकी, पब्लिक में मतलब सब आ गई, लेकिन प्राइवेट मतलब कुछ लोग हैं, सिर्फ, सब नहीं है, ओनली सेलेक्टेड ग्रुप्स, आइडेंटिफाइड पीपल। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो भैया देख लो ये सेक्शन में इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी आ जाए तो याद रखना इनको, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 42 है वो क्या कहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर through issue of private placement offer letter and which satisfy the conditions specified in this section। तो ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो अपन बेसिकली कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को या किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज को यदि लोगों में
सब्सक्राइब के लिए इशू करना चाहती है तो दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या, एक तो होता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन कि भैया सभी पब्लिक में बांट दो, मतलब सभी पब्लिक को बोल दो, इशू कर दो, जिसको लेना होगा वो ले लेगा, मतलब सबको कर दिया हमने। एक होता है पब्लिक तरीके से, जो हमने अभी तक जो क्वेश्चंस करे थे ना शेयर के चैप्टर में, वो पूरे पब्लिक से ही रिलेटेड थे कि हमने उसमें क्या करा था कि पूरी पब्लिक में अपने शेयर कंपनी इशू कर देती है, जिसको लेना है वो लो, जिसको नहीं लेना वो मत लो, है ना। तो लेकिन एक इसका अपोजिट होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी क्या करती है, सबको नहीं करती शेयर इशू, केवल कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही देती है। और कैसे देती है, उनको ऑफर लेटर देगी, ईमेल कर देगी उनको, या उनको कोई लेटर सेंड कर देगी कि भाई हमारे शेयर्स यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि शादी यदि हो रही है घर में, तो यदि आप सबको इन्विटेशन कार्ड दे रहे हो, आप क्या सब पूरी दुनिया को इन्विटेशन कार्ड देते हो क्या? नहीं ना, पूरी दुनिया को तो कोई नहीं बुलाता शादी में, हम सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं, सेलेक्टेड लोगों को घर जा जाके हम इनविटेशन देके आते हैं, ठीक है। तो यही होता है प्राइवेट प्लेसमेंट की, यदि कंपनी अपने शेयर सब लोगों को नहीं देना चाहती, कुछ ही लोगों को देना चाहती है, तो इस कंडीशन में वो जिन लोगों को देना चाह रही है, जो स्पेसिफिक कुछ लोग हैं, सबको नहीं, पूरी पब्लिक को नहीं, सबको नहीं, कुछ लोगों को। अब जैसे कि मान लो अंबानी है, अंबानी की शादियां हुई हैं, आपने सबने देखी होगी, ईशा अंबानी की शादी, फिर अनंत अंबानी की शादी, अभी कुछ दिन पहले आपने सबने देखा होगा इन लोगों की अंबानी की शादी हुई है। तो भैया ये लोग ऐसे हैं जो चाहे तो पूरी दुनिया को भी बुलाएंगे तो चलेगा, इनको, इनके पास कमी नहीं है। अगर ये पूरी दुनिया को भी बुलाए ना अपनी शादी में तो भी चलेगा। हाँ ये है कि इतनी दुनिया के लोगों को मतलब जगह नहीं है इतना बड़ा, लेकिन ठीक है, यदि ये चाहे पूरी दुनिया को भी, और ने बुलाया भी कितने सेलिब्रिटीज और ना जाने किन किन लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, ठीक है। मैं मेरे को तो नहीं बुलाया, लेकिन आपको बुलाया हो तो जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पे कहने का कि यदि आप देखा जाए तो शादी में वो तो सबको बुला रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ शादी होती है तो अपन थोड़ी ना इतने लोगों को बुलाते हैं, अपन सेलेक्टेड लोग जो अपनी पहचान वाले हैं, जो अपने रिलेटिव है या जो अपने दोस्त लोग हैं, उनको अपन बुलाते हैं, बस पूरी दुनिया भर के लोगों को नहीं बुलाते, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंपनी के पास भी दो ऑप्शन होते हैं, है ना, और जो सबको शेयर इशू कर सकती है, सबको, पूरी पब्लिक में सबको कर सकती है, कौन कर सकती है, वो केवल और केवल पब्लिक कंपनी, है ना। केवल जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक जो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी जो है पूरी पब्लिक में क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, पूरी पब्लिक में शेयर अपने इशू कर सकती है, राइट। लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को यदि करना है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, यदि इनको शेयर इशू करना है तो वो कौन करती है, प्राइवेट कंपनी। आपने अपने आसपास बहुत प्राइवेट कंपनी देखी होंगी, वो कभी पूरी जनता में या पब्लिक में शेयर इशू नहीं करती, वो कुछ अपने वाले लोगों को जा जाके शेयर इशू करती है, जैसे कि कॉल के थ्रू, है ना, ईमेल कर दिया, लेटर उनको सेंड कर दिया कि भाई आप इशू कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, हमने अपने शेयर इशू करे हैं, राइट। तो जो पब्लिक कंपनी है वो सबको, पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को कर सकती है, पर प्राइवेट कंपनी केवल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स को ही कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एक ऐसा ऑफर किसी भी सिक्योरिटी का, मतलब किसी भी शेयर का या कोई भी, है ना, या फिर इनविटेशन देना किसी को कि भाई आप हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो, हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। ये पब्लिक ऑफर नहीं दे सकती कि जब सबको बोल दिया जिसको लेना है ले लो, पब्लिक ऑफर सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती, ये प्राइवेटली जा जाके लोगों को शेयर इशू करती है, ठीक है, थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। और कैसे करेगी, या तो वो प्राइवेट ऑफर लेटर सेंड कर सकती है, लोगों को ऑफर लेटर दे दिया, है ना, एंड विच सेटिस्फाई द कंडीशन, और उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, यदि कंपनी उसको सेटिस्फाई कर रही है तभी वो प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। स्टेटिंग इट डिफरेंटली, सिक्योरिटीज ऑफर टू द सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि आप अपनी सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को ऑफर कर रहे हो सभी ओवरऑल पब्लिक में नहीं, बल्कि कुछ सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्संस को, केवल और केवल कुछ लोगों को, भाई हमारे यहाँ शादी है, हमने केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जिन्हें हम जानते हैं, उनको हमने फोन करके इन्विटेशन दे दिया, या इन्विटेशन कार्ड पहुंचवा दिया, या उनको ईमेल कर दिया हमने, व्हाट्सएप पे आजकल इन्विटेशन कार्ड भी सेंड होते हैं ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके यदि हमने कुछ लोगों को बुलाया
बुलाया तो हमने पब्लिक प्लेसमेंट करा। लेकिन यदि मैं पूरी जनता को बुला लूं, सबको बोल दूं, सबको अनाउंस करवा दूं, है ना, सबको न्यूज़पेपर में छपवा दूं कि भैया हमारे यहाँ शादी है, पूरी जितने भी पब्लिक है सब इनवाइटेड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक प्लेसमेंट होगा, राइट। लेकिन कुछ लोगों को यदि बुला रहे हो शादी में तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। क्लियर, समझ में आया। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मतलब कुछ लोगों को जाके शेयर देना। कौन करती है ये, प्राइवेट कंपनी करती है। और सब पब्लिक को बोलना पब्लिक कंपनी करती है, राइट। ओके, आगे बढ़े फिर। यदि कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो फटाफट लाइक शेयर करो जल्दी से, सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइक शेयर करें, फिर अपन आगे का टॉपिक देखते हैं क्या है, फटाफट। चलो आगे बढ़े, फिर आगे का टॉपिक देखें। आ जाओ भैया, आगे का क्या टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी। अब ये भी कई बार आता है स्वेट इक्विटी। अब ये क्या होता है स्वेट इक्विटी, हालांकि ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, एक दो बार आया है ये टॉपिक, तो मैंने बताया था स्वेट इक्विटी क्या होता है। द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 88। ठीक है, काय में लिखा गया है भैया, याद रखना ये सेक्शंस को भी, ठीक है। नाउ होता क्या है ये, स्वेट इक्विटी शेयर मींस सच इक्विटी शेयर एज आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called। ठीक है, समझ में आया। स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है, देख लो भैया। What is the meaning of sweat equity share? स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं, बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ शेयर है। कौन से, जो कंपनी बाहर वालों को नहीं दे सकती, केवल अपने कंपनी के ही डायरेक्टर को दे सकती है या कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज को दे सकती है, केवल और केवल। बाहर वाले लोगों के लिए ये शेयर इशू करना अलाउ नहीं है। और क्योंकि अपने वाले लोगों को ही कर रही है, डायरेक्टर को कर रही है, एम्प्लॉय को ही कर रही है, अपने वाले लोगों को यदि कर रही है तो उनको डिस्काउंट पे कर सकती है। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ है। हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी कि शेयर्स को पार पे इशू करा जा सकता है, प्रीमियम पे करा जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं करा जा सकता। डिस्काउंट पे करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यदि करना है डिस्काउंट पे तो वो आप सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, बाकी को नहीं कर सकते। और रीजन क्या है इसका, क्यों हम स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे करते हैं, क्योंकि भैया वो हम अपने ही लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय, उनको दे रहे हैं, या हमारे जो डायरेक्टर है हम उन्हीं को दे रहे हैं, तो अपने वाले लोगों को देंगे तो दे सकते हैं डिस्काउंट में, कोई इसमें समस्या नहीं है, राइट। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, तो शायद मैंने आपको बताया था कि ये जो स्वेट लिखा हुआ है, स्वेट मतलब क्या होता है भैया, खून पसीना बहाना। स्वेट मतलब पसीना, तो भैया अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग ही तो पसीना खून पसीना बहाते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, बेचारे दिन रात हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं हमारे लिए, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पसीना बहा रहे हैं, तो उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर देंगे, राइट। और वो भी डिस्काउंट पे दे सकते हैं। तो यही है एक ऐसा इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू करती है, या तो अपने डायरेक्टर को या अपने ही एम्प्लॉय को डिस्काउंट में, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा भी किसी दूसरे कंसिडरेशन पे भी दे सकती है, कि मतलब बदले में कैश ना ले करके कुछ और भी उनसे लेगी तो चलेगा। कोई सर्विस ले रही है यदि उनसे, कोई और चीज ले रही है अदर देन कैश, होता है ना, हम यदि अपने शेयर देते हैं तो बदले में हम कैश लेते हैं, लेकिन यदि स्वेट इक्विटी शेयर है तो वो अदर देन कैश के कंसिडरेशन में भी आप आराम से इशू कर सकते हो, है ना। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नोन और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एक तरीके से ये जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें उनका राइट आ जाता है, राइट, उनका क्या आ जाएगा, राइट बन जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। दिस इज ओनली दी स्वेट इक्विटी शेयर, राइट। यही स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया भाई साहब सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। ये जो सारे टर्म्स है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी पहले एक एक करके सब समझ लो, फिर मैं आपको एक बार फटाफट ये सब रिवाइज भी करा दूंगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार थोड़े एक जैसे ही हैं, पर इनमें कुछ कुछ माइनर से डिफरेंस है, वो भी मैं बताऊंगी। अभी पहले एक एक करके हम सब समझ लें, है ना। अब देखो, द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर इज नॉट अ वाइडर टर्म देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब आपका एक ये टर्म भी आता है ESOP, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, राइट। तो ये जो है आपका ये जो अभी मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगी आगे, है ना। तो इससे ज्यादा जो वाइडर टर्म है वो आपका क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर है। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू
ESOP मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये अलग है, ये थोड़ा छोटा टर्म है आप कह सकते हो, और ये जो आपका स्वेट इक्विटी शेयर है ये थोड़ा आपका वाइडर टर्म है, राइट, समझ आया। तो देखो क्या लिखा है, सिंस ESOPs आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी इशूड टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉई डायरेक्टर्स, वेयर एज स्वेट इक्विटी शेयर्स मे बी इशूड टू डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस, अभी मैं आपको ये इसका मीनिंग भी बताऊंगी, स्वेट इक्विटी शेयर का तो बता दिया, इसका भी बताऊंगी ESOP का, लेकिन इसका थोड़ा सा पहले डिफरेंस देख लो कि जो आपका ESOP होता है ये रिस्ट्रिक्ट करता है किसको इशू करने के लिए, टू बी इशूड टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज डायरेक्टर, राइट, इनको ये शेयर को इशू करने के लिए मना करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि भाई आप जो शेयर है अपने इसके अंतर्गत देखें ESOP, तो ये मना करता है भैया, रिस्ट्रिक्ट टू बी इशूड टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, ठीक है, तो आप इनको ये वाले शेयर आप इशू नहीं कर सकते। लेकिन यदि स्वेट की बात करें तो स्वेट इक्विटी शेयर तो होते ही नहीं लोगों के लिए, तो इनको आप डायरेक्टर्स में और अपने हु आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ द इशू टू डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो आप इनको अपने डायरेक्टर्स को भी और अपने एम्प्लॉइज को भी दे सकते हो। अगर वो डायरेक्टर आपके यहाँ का एम्प्लॉय नहीं भी है तो भी दे सकते हो, और यदि कोई आपके यहाँ का एम्प्लॉय है तो भी उसको दे सकते हो। लेकिन ये वाला जो है ESOPs ये आप नहीं दे सकते, रिस्ट्रिक्ट टू बी इशूड टू एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर, तो या ये आप जो है अपने यहाँ के एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। देखो यदि मैं आपको स्वेट की बताऊं, स्वेट की यदि देखें हम यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं वहां पे देखते हैं, ठीक है। देखो जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर है ये आप किसको दे सकते हो, अपने यहाँ के एम्प्लॉइज या फिर आपके डायरेक्टर्स, लेकिन जो आपके ESOPs ये जो होते हैं ये आप अपने डायरेक्टर को नहीं दे सकते, सॉरी ये आप अपने एम्प्लॉइज को नहीं दे सकते, ठीक है, ये आप अपने एम्प्लॉइज को नहीं दे सकते। और यदि आपका कोई ऐसा डायरेक्टर है जो आपका एम्प्लॉय है तो हम उसको लिखेंगे क्या, एम्प्लॉइज डायरेक्टर, तो इनको भी आप नहीं दे सकते, ठीक है, और ये आप दे सकते हो, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय और डायरेक्टर को दे सकते हो, लेकिन जो आपके ESOPs है वो एम्प्लॉइज या एम्प्लॉय डायरेक्टर को आप नहीं दे सकते। तो ये होता क्या, पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग और क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो चलो ये हो गया स्वेट इक्विटी शेयर का। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये है क्या, इसको समझो, ये भी कई बार भैया एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो समझो ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या कहता है, means option granted by the company to its employee and employee directors to subscribe the share at a price that is lower than the market price। तो ये बेसिकली क्या है, ये किसको ग्रांट किया जाता है, एम्प्लॉइज को और एम्प्लॉइज डायरेक्टर को ग्रांट किया जाता है, लेकिन इनके लिए ये कंपलसरी नहीं है, बेसिकली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर देम कि उनको ये लेना ही है, इट इज जस्ट लाइक अ ऑप्शन। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन प्लान है कि यदि वो चाहें तो ले सकते हैं इनको, राइट, इफ दे वांट। अब देखो यहाँ पे जो लिखा था, कहाँ गया भाई साहब, इसके पीछे जो लिखा था ये ESOPs आर रिस्ट्रिक्ट टू बी इशूड टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉय डायरेक्टर, यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्ट करता है उनको देने के लिए, किसको, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डायरेक्टर को देने के लिए ESOPs रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट। तो ये क्यों रिस्ट्रिक्ट करता है, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये उनको एक ऑप्शन ग्रांट करता है, ये केवल उनको एक ऑप्शन ग्रांट करता है कि इफ यू वांट आप चाहे तो ले सकते। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो ये तो एम्प्लॉयर डायरेक्टर के लिए होता ही है, और ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की तरह होता है। इज इट क्लियर, दिस इज जस्ट लाइक अ ऑप्शन फॉर देम। अब जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ना, ऑप्शन ग्रांटेड टू कंपनी उनको ये ऑप्शन देती है अपने एम्प्लॉइज को या अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर को टू सब्सक्राइब द शेयर एट प्राइस, और ये जो शेयर है अगेन लोअर देन द मार्केट प्राइस होते हैं, मतलब जो शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो मार्केट में कंपनी उसको 10 रुपए पे मार्केट में दे रही है पब्लिक को, लेकिन यदि वो अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर एम्प्लॉय को देना चाह रही है तो वो मार्केट से कम प्राइस पे दे सकती है। यदि 10 का शेयर है तो वो 8 में भी दे सकती है,
राइट उसके बाद इट इज एन ऑप्शन और अ राइट ग्रांटेड बाय द कंपनी, तो ये एक तरीके का ऑप्शन है या फिर राइट है जो आप कंपनी ग्रांट करती है, बट इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। पर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि उनको लेना ही लेना है, उनको सब्सक्राइब करना ही करना है। इट इज नॉट लाइक दैट, कोई कंपल्सरी ऑब्लिगेशन नहीं है। इफ दे वांट देन दे कैन सब्सक्राइब फॉर दैट, अगर वो चाहे तो ले सकते हैं ना। तो ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉय टू सब्सक्राइब इट, द एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। एम्प्लॉय यदि चाहे तो इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन उनको दिया जा रहा है कि आप वो कंपनी के शेयर को कम प्राइस पर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो यदि वो चाहे तो इसका फायदा उठाए, अन्यथा नहीं चाहे तो ना भी उठाए। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन देम, ठीक है। नाउ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी, ये एक तरीके से स्वेट इक्विटी की ही कैटेगरी है, लेकिन उसके अंदर आता है। स्वेट इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर आता है आपका ESOP, ठीक है, ये एक तरीके से उसके अंदर की कैटेगरी है। स्वेट इक्विटी इज अ वाइडर टर्म दैन ESOP, ठीक है, स्वेट इक्विटी एक वाइडर टर्म है एंड इंक्लूड इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स एज रेम्यूनरेशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी और फॉर देयर अदर सर्विसेज। तो बेसिकली जो आपका इक्विटी शेयर है वो वाइडर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ये जो है ESOP इट इज जस्ट ओनली अ ऑप्शन है उनके लिए, एक छोटा सा ऑप्शन है कि चाहो तो मार्केट से कम प्राइस पे शेयर ले लो, डायरेक्टर एम्प्लॉय या एम्प्लॉय। लेकिन यदि हम स्वेट इक्विटी शेयर की बात करें तो ये हम उनको डिस्काउंट पे दे सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ये, बट ये हम उनको देंगे, राइट। उसके अलावा यदि हम देखें आगे जो लिखा है कि इसके अंदर आपका क्या आता है, इशू ऑफ शेयर। यदि आप अपने प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हो तो भी आप उसको स्वेट बोल सकते हो। रेम्यूनरेशन देना अपने इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट कर रहे थे उस टाइम के जो भी खर्चे आए हैं आपके वो, है ना, या फिर कोई अदर सर्विसेज, राइट। तो ये सारी चीजें, स्वेट इक्विटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ESOP उसके अंदर की चीज है, बस इतना आपको जानना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? तो बहुत ही एकदम क्लोजली रिलेटेड ये टर्म्स है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सब कुछ एक जैसा ही है ना, पर बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ESOP, राइट। चलिए, तो अब एक बार मैं आपको ये टर्म्स हो गई हैं, अब मैं आपको एक बार इनका फटाफट से छोटे छोटे से जल्दी से डिफरेंस बता देती हूँ। तो देखो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आप इतना याद रखो कि ये हम सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो हमारे अपने लोग हैं। हमारे अपने लोग मतलब हमारी कंपनी से जो बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं या हमारी कंपनी से जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वर्ड दिखे तो याद ये एग्जाम्पल रखना कि जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे हमारी फैमिली को हम देते हैं, हमारे फ्रेंड्स को देते हैं, हमारे भाई बहनों को देते हैं, तो उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। यदि मेरे पास एक चॉकलेट है तो कल को मैं पहले इन लोगों में बांटूंगी उसको, फिर जाके किसी दूसरे के बाहर वाले को दूंगी, है ना। तो ये भी वही है, कंपनी यदि पहले शेयर देना चाहती है तो अपने वालों को दे दे, जैसे कि उसके अपने प्रमोटर हो गए, है ना, उसकी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहां से वो पैसा लेती है, फाइनेंस लेती है, उन इंस्टीट्यूट को दे सकती है। जिनने उसमें कैपिटल लगाई है उनको, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट को दे सकती है। अपने कंपनी के प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर है, उनको दे सकती है। अपने सप्लायर मतलब अपने वाले लोग हैं, अपनी कंपनी से जुड़े हैं, तो उनको दे रही है अपने वालों को, तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे था प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में जरूरी नहीं है कि अपने वालों को दे सको। अब जैसे हम शादी की बात करें तो शादी में हम सिर्फ क्या अपने वालों को बुलाते हैं? नहीं ना, हमको तो मोहल्ले वालों को भी बुलाना पड़ता है, उसके अपने बाजू के मोहल्ले वाले को भी बुलाना पड़ता है, अपने नाना जी, मामा जी, मौसा जी, फूफा जी के सब रिश्तेदारों को बुलाना रहता है ना। तो यदि घर में शादी है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा, दोस्त और भाई बहन, ठीक है, वो लॉकडाउन में होता था, कोविड में होता था कि घर के 20-25 लोग में शादी हो जाती थी। लेकिन अब जब क्योंकि सब कुछ बढ़िया हो चुका है ना, तो अब जो शादी होती है उसमें हम अपनों को तो बुलाते ही हैं, हमारे अपने तो आते हैं, उसके अलावा भी हम और भी लोगों को बुलाते हैं भैया, है ना। इवन उन लोगों को भी बुलाते हैं जो हमसे जलते हैं, बुलाना पड़ता है, क्या करें भाई, व्यवहार है, अब क्या करें, निभाने पड़ते हैं, है ना, तो हम बुलाते हैं। तो यदि प्राइवेट प्लेसमेंट है तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो अपने लोगों को ही दे रहे हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं और भी लोगों को दे सकते हैं, लेकिन सबको हम प्राइवेटली दे रहे हैं। समझ आया? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, केवल अपने वालों को दे रहे हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट में भी हम सेलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं, पर वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम अपने ही हो, वो बाहर के भी लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है बाहर का पर्सन, लेकिन पब्लिक में जाकर के नहीं हम लोग बोल रहे हैं इस बारे में, हम प्राइवेटली लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं।
कि भैया हमारे शेयर हमने इशू करें, आप सब्सक्राइब कर लो, राइट। मतलब हो सकता है आप अपनों को भी देने के बाद बाहर भी यदि लोगों को दे रहे हो तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, लेकिन यदि सिर्फ आप अपने वालों को दे रहे हो तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। समझ आ गया? जैसे कि अगर कोविड में शादी थी तो वो 20-25 जो लोग थे वो अपने वाले थे, तो वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। लेकिन अब कोविड के बाद जो शादी होती है ना, कोविड के बाद जो शादियां हुई हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो, लेकिन अगेन वो आपके सब अपने नहीं होते, कुछ आपके बाहर के लोग भी रहते हैं, पड़ोसी है, मोहल्ले वाले, अदर दूसरे शहर के लोग भी आते हैं, रिश्तेदार, आपके दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, तो वो आपके अपने नहीं है, बट फिर भी वो आ रहे हैं तो वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट है, क्योंकि आपने उन सबको जा जाके इन्विटेशन दिया है, राइट। और यदि बात करें हम पब्लिक प्लेसमेंट, तो पब्लिक जो हम सबको बोल रहे हैं, सब आ जाना शादी में, से अंबानी यदि चाहे तो सबको भी बुला सकते हैं शादी में, राइट, तो वो पब्लिक प्लेसमेंट है। क्लियर? डिफरेंस समझ आ गया? बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस है, बट स्टिल डिफरेंस है, एक जैसे नहीं है ये, ठीक है। समझ में आया? तो बस ये एग्जांपल याद रखो कि कोविड में जो शादियां हुई वहां पे जो 10-20 लोग अपने वाले आए, सिर्फ अपने आए, वो आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। उसके बाद अपनी नॉर्मली जो शादियां होती हैं जहां पे हम अपने रिश्तेदारों को, समाज वालों को और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, घर जा जाके इनविटेशन देते हैं, वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट है। और यदि सबको, दुनिया भर को सबको शादी में बुला रहे हो तो वो पब्लिक प्लेसमेंट है। क्लियर? चलो, फिर उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर इज नथिंग, ये आपका वो है जो आप अपने खुद के ही यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को दे रहे हो, वो भी डिस्काउंट पे, कम प्राइस पे, तो वो आपका क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर है। और फिर उसके बाद था आपका ESOP, तो ये बेसिकली उनके लिए एक ऑप्शन की तरह काम करता है, कि उनको एक ऑप्शन दे दिया कि यदि चाहो तो ये हमारे कंपनी के शेयर हैं, मार्केट में 10 रुपए के हैं, पर हम आपको 8 रुपए में दे देंगे, यदि चाहो तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। मार्केट में हमने 10 में इशू करा है, आपको हम 8 में इशू करेंगे, आप मतलब हमारे यहाँ के एम्प्लॉय, हमारे यहाँ के डायरेक्टर एम्प्लॉयज, इन लोगों को, तो इट इज जस्ट लाइक अ ऑप्शन। क्लियर? तो बस ऐसे करके ये चारों चीजों में आपको चीजें याद रखनी है, जो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया, इतना याद रखोगे मोर देन इनफ है। ऐसा कोई यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, बट बाय चांस यदि कभी MCQ में आ जाए ये सारी चीजें, एजर्शन रीजन में आ जाए, और नहीं भी आए भाई, तो आगे भी आप कोई चीज पढ़ोगे ना तो ये सब काम आएगा, ये सारे टर्म्स आपको वहां बहुत काम आएंगे। क्लियर? सो आई होप गाइज आपको ये चारों पांचों टर्म्स जो थी हम लोगों ने पढ़ी, ये क्लियर हो गई होगी। यदि हो गई है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है? लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। सभी स्टूडेंट जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें, राइट। तो चलिए, ये हो गया आज का अपना सेशन कंप्लीट, जहां पे कुछ टर्म्स थे जो शेयर चैप्टर से रिलेटेड थे, तो मैंने आप लोगों को क्लियर करा है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो लाइक शेयर कर देना। इसी के साथ फाइनली अपना चैप्टर 8 कंप्लीट होता है, पूरे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ MCQ और एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो बस इसी तरीके से आप मेरे साथ और अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, UP, MP और राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप लोगों को हमारे कोर्सेज यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, जाकर के आपको सब्सक्राइब करना है। मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ई बुक्स और ई नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, हमें फॉलो जरूर करिएगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। फिलहाल सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।